Good morning, 11th class. So, 11th class, we were on our chapter, the three orders, and we are basically towards the completion of this chapter. And was an interesting chapter and told us about the basic structure of यूरोप, सोशल स्ट्रक्चर और कैसे वो डिपेंड करता था, उसी के ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे डिपेंडेंट था, उसी के ऊपर हम नोटिस करेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी के साथ साथ सारी चीजें जो हैं उसके चारों तरफ घूम रही थी। और जो सोशल ऑर्डर थे बेसिकली वो थे कौन से, जिसमें मतलब हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर थे वो ऑब्वियसली क्लर्जी वगैरह थे, जो सेकंड ऑर्डर थे वो फिर बाद में कैसे नोबिलिटी सेक्शन एंड द नाइट्स हुए, एंड देन द थर्ड सेक्शन व्हिच वाज द कॉमन पीपल। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। उसके उसके बाद हमने ये किया था कि कैसे एक टाइम पीरियड आया जिसमें एक नया सेक्शन जैसे भी डेवलप हुआ जिसको हम बोल देते हैं फोर्थ ऑर्डर। और बेसिकली कुछ चेंजेस हुए थे जिसके कारण ये फोर्थ ऑर्डर जो है इसका हम बोलेंगे समवॉट ओरिजिन हुआ था। देन वी डिड अबाउट द फोर्थ सेंचुरी क्राइसिस, 14 सेंचुरी क्राइसिस, जिसमें हमने देखा एक बहुत बड़ा चेंज आया था। जितनी प्रोग्रेस हो रही थी एक बार उसमें सेटबैक हो गया था, सब कुछ रुक गया था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और इन प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ा था बेसिकली जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई थी उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए, क्लाइमेट वापस से एडवर्स होने लग गया, और सबसे बड़ी चीज थी द ब्लैक डेथ, जिसको हम ये भी बोलते हैं ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, जो उस टाइम पे स्प्रेड हुआ था इन basically this part of Europe, because of which a very large proportion of the whole population was wiped down. उसके बाद इससे रिलेटेड ही हमने पढ़ा था कि इन चेंजेस के कारण या ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ कुछ चीजों के, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो समवॉट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट से कैसे भी रिलेटेड हो, ये सारे के सारे के कारण जो पूरे सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जिसमें से सोशल अनरेस्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर लास्ट क्लास, जिसमें हमने देखा बेसिकली अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग क्या हुआ था कि लार्ज पॉपुलेशन वाज वाइप डाउन, तो लेबर जो है उनकी नंबर कम हो गई थी। तो अब जो लेबर प्राइसेस है, लेबर वेजेस हैं, वो बढ़ गए थे। तो अब बिकॉज लेबर वेजेस बढ़ गए थे तो फिर बट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके प्राइस कम हो गए थे। क्यों कम हुए थे उसके प्राइस? क्योंकि खरीदने वाले लोग कम थे ग्रेन्स। तो अब प्रॉब्लम किनको आ रही थी? ये जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं इनको लग रहा था कि प्रॉफिट तो इतना हो नहीं रहा है हमारे, और ये जो लेबर है ये लोग काम के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं, तो क्या करे सिस्टम। तो इन्होंने ट्राई किया, एक काम करते हैं जो पहले वाला सिस्टम था ना जिसमें ये लोग सर्विस देते थे हमें, वो वाला सिस्टम वापस से स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें क्या होगा ये हमें सर्विस देंगे और हम इसको उनको उसके बदले में कोई मतलब वही ग्रेन्स दे देंगे या इन काइंड दे देंगे, यानी कि मनी नहीं देंगे, क्योंकि मनी के कारण ही सारा चेंज हो रहा है। बट ऑब्वियसली अब एक बार जब पेजेंट को पता चल गया था कि मनी के आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी अच्छी हो गई, तो वो ऑब्वियसली वापस से उस पुरानी वाली पोजीशन पे नहीं जाएंगे। तो कुछ कुछ छोटे मोटे रिवोल्ट हुए जो ठीक है इन लोगों ने क्रश कर दिए थे द सो कॉल्ड ये जो बड़े लैंडलॉर्ड वगैरह थे। बट स्टिल पेजेंट्स ने पुराना सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली आने नहीं दिया। उसके बाद वी स्टार्टेड विद द पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस में हमने देखा कि इस टाइम पीरियड में हम नोटिस करेंगे कि पॉलिटिकल स्फेयर में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, और ऑब्वियसली all the things that were happening prior to this period has an impact on what are the political changes that will be witnessed during this time period। तो ये कौन से बेसिक चेंजेस है जिस हम ये देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो किंग्स हैं जिनको न्यू मोनार्क्स बोला गया है, ये लोग अब कोशिश कर रहे थे कि हम लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएं। इन यूरोपियन किंग्स ने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हम बोलेंगे स्टेप्स लिए जिसमें सक्सेसफुल भी थे। जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि इन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज की, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी की, टैक्सेशन, नेशनल टैक्सेशन किया, जिनके कारण क्या हुआ इनकी जो इनकम है वो बहुत अच्छी जनरेट होने लग गई एज कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स। अब बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी चीजें होने लग गई तो ये अब कोशिश कर रहे थे कि ओवरऑल हम क्या करें, एक्सपैंड करें, यानी कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी अपने एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो
इसके साथ साथ और भी कुछ कुछ चीजें इन्होंने की जिससे इनको बहुत हेल्प हुई इन बिकमिंग मोर पावरफुल और जीतने में, ट्रायम्फ में। नाउ बेसिकली क्या था कि 12 और 13 सेंचुरी में इन्होंने एक तो, जब ये पूरा जो सिस्टम था किस चीज का, लॉर्डशिप का और वैसलेज का, ये अब धीरे धीरे क्या होने लग गया था, ऑलमोस्ट डिसॉल्व होने लग गया था। अब स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी फर्स्ट। इसके कारण क्या हुआ, ये जो किंग्स हैं इनको मौका मिला किस चीज का, कि हम अपना जो पावर है उसको बढ़ा लें। और हम जो अपना पावर बढ़ाएं वो दोनों सेक्शंस पे बढ़ा ले, पावरफुल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है उन पे भी, और जो नॉट सो पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन पे भी हम लोग अपना पावर कोशिश करते हैं ज्यादा बढ़ाने की और खुद ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने की। सो दिस इज व्हाट दीज पीपल वर डूइंग एंड दे वर सक्सेसफुल आल्सो। जैसे हमने देखा कि इन्होंने जो फ्यूडल लेवीज वाली थी आर्मीज, ये सारी चीजों से ज्यादा इन्होंने अब किस चीज पे फोकस किया, इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोफेशनल ट्रेन्ड आर्मी, जिनके पास प्रॉपर आर्टिलरी होगी, गन्स होगी, वेपन्स होगी, और इन लोगों को अच्छी तरीके से मतलब ट्रेन किया जाता था आर्मी मैन को। और ऑब्वियसली जब ये एक सेक्शन परमानेंट एक राजा के पास है तो उसको हमेशा सिक्योरिटी फील होती है, एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू वेज अ वॉर इफ समबडी प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम, चाहे वो बाहर के लोग हो, चाहे बाहर की कंट्री वाले हो या विद इन कंट्री वाले हो, बट ही इज वेल प्रिपेयर्ड। तो इस प्रोसेस के लिए हम नोटिस करेंगे कि ये वाले चेंजेस आए थे, और इन चेंजेस ने मोनार्की को बहुत हेल्प किया था और ज्यादा पावरफुल होने में। ऑब्वियसली ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये इन्होंने अब इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन करने लग गए थे और थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि मोनार्क के आने के बाद इनका जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि जो नया मोनार्की सिस्टम था ना, ये समवॉट मोनार्क को एकदम ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा था और बाकी सेक्शंस जो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा पहले जो राजा है वो डिपेंडेंट होता था उसके जो लोअर सेक्शंस पे थे उन पे, किस चीज के लिए भाई, आर्मी सप्लाई करने के लिए, नाइट्स को प्रिपेयर करने के लिए। पर अब तो जो किंग है वो कोशिश कर रहा है कि सब कुछ वो उसके अंडर ही आ जाए। सो दीज पीपल वर एक्चुअली नाउ नॉट हैप्पी विद द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन एंड दे वर प्रोटेस्टिंग, विच वाज ऑब्वियसली क्रश्ड बाय द किंग एंड हिज आर्मी। अब क्या हुआ, हमने देखा है पिछले सेक्शन में कि राजा ने जो है नेशनल टैक्सेस और टैक्सेस इंक्रीज करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण ऑब्वियसली बहुत सारी इनके पास रेवेन्यू आ रहे थे और इनको चाहिए भी थे, क्योंकि अब जब ये आर्मी एक्सपैंड कर रहे थे और ये भी कोशिश कर रहे थे कि अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाए, तो ऑब्वियसली दे नीडेड मोर ऑफ मनी एंड दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर फ्रंटियर। तो आर्मी इनके पास हमेशा प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेस्ट के लिए, बट इसके लिए इनको चाहिए थे पैसे, वो आ रहे थे इनके पास टैक्सेस से। और ये जो पूरा सेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस हुआ, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो मोनार्क है वो सेंटर बन गया एकदम, एक एरिया से पूरे एरिया पे कंट्रोल कर रहा है। ऑब्वियसली इसके खिलाफ रेजिस्टेंस थे, और एक ऑपोजिशन इस क्वेश्चन पे भी थी कि ये जो टैक्सेशन है ये राजा बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सेक्शन से ले रहा था, ही वाज ट्राइंग कि कितने ज्यादा टैक्सेस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो बहुत सारी रिबेलियन हुए थे जिसके बारे में अपने पढ़ा था इन दी लास्ट क्लास। बेसिकली इन इंग्लैंड हमने देखा रिबेलियन अकर्ड एंड वर पुट डाउन इन 1497, 1536, 1547, 1549, 1553, मतलब इतने सारे हुए थे रिबेलियंस, जस्ट इमेजिन, पर सबको क्रश कर दिया गया था। फिर फ्रांस में लुई 11 जो हैं उनको लोकल असेंबलीज के अगेंस्ट क्या करना पड़ा, एक प्रोटेस्ट और रिबेलियन जैसे करना पड़ा, मतलब उनको अटैक करना पड़ा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे कि ये जो रॉयल हम बोलेंगे थ्रोन पे बैठने वाला सिस्टम है किसका, या जो लुई 11 जो राजा बना है, मोनार्क बना है, और उसके पावर्स जो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो बेसिकली कुछ रिलीजियस वॉर्स भी हुए थे फ्रांस में 16 सेंचुरी में, और इसके अलावा कुछ और हुए थे जिसमें लोग फाइट कर रहे थे। बेसिकली एक साइड पे थे रॉयल प्रिविलेजेस और दूसरी साइड पे थी रीजनल लिबर्टीज, यानी जो आपकी पहली फ्रीडम पहले आपके पास थी वो अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, धीरे धीरे राजा को टोटल पावर अपने अंडर ले रहा था। तो वो लोग भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट जो वट एवर दिस न्यू किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस दैट इज लुई 11 वाज प्लानिंग टू डू।
तो इसका मतलब दिस पीरियड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस पीरियड वाज फुल ऑफ rebellions and protests from here and there all over Europe. And in between, the main focus was actually the increasing power of the monarch. तो ये जो सिस्टम है, हमने देख लिया कि सब लोग राजा के अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली फीलिंग अ बिट इनसिक्योर, या उनको डेंजर में लग रहा है कि हम सारे इंपॉर्टेंस तो अकेला राजा ही ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे. सो दे आर प्रोटेस्टिंग ऑल्सो इन लॉट मेनी वेज, बट अब इनको पता चल गया है कि ऑब्वियसली देर इज नो वे आउट. तो नोबिलिटी ने क्या किया, एक टैक्टफुल शिफ्ट किया, मतलब एक दिमाग लगा के दे, मतलब दे यूज्ड देयर डिप्लोमेसी एंड दे यूज देयर ब्रेन एंड दे न्यू कि अब तो ऐसा है कि अगर अपने को अच्छे से जिंदगी निकालनी है अच्छी तरीके से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, राजा की साइड ही होना पड़ेगा. सो बेसिकली द नोबिलिटी मैनेज्ड अ टैक्टफुल शिफ्ट सो दैट basically to ensure their survival. Yani, just focus from being opponents to the new regimes, they quickly transform them to the loyalist. यानी एक तरफ तो अभी ऊपर ये लोग अपोज कर रहे थे सारे जो चेंजेस थे, पर अब इनको रियलाइजेशन हो गया कि सिचुएशन यही है कि हम लोग क्या करें, इसके इनके साथ ही चले, मोनार्की इनके अगेंस्ट नहीं चले. तो ये इनके लॉयल सर्विस प्रोवाइडर्स और इनके एकदम लॉयलिस्ट बन गए थे. ठीक है, तो फ्रॉम ओपोनेंट्स दे बिकेम लॉयलिस्ट. नाउ इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण से क्या है, ये जो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म बोला गया. क्यों, प्रिसाइसली देखो, जो सेम क्लास पहले इंपॉर्टेंस थी, मतलब अंडर फ्यूडल सिस्टम, वो धीरे धीरे वापस इंपॉर्टेंट हो जाएगी. कौन, लॉर्ड्स. क्यों हो गए लॉर्ड, क्योंकि इन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है राजा को, दैट्स यस यू आर सुप्रीम एंड वी एक्सेप्ट दैट वी विल बी वर्किंग अंडर यू एज एंड व्हेन यू से. तो अगर वो उनके लॉयलिस्ट बन गए, तो ये राजा वापस क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देंगे, कुछ ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन दे देंगे. प्रॉपर पहले वाला सिस्टम नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो इनको इम्पोर्टेंट स्कोप मिलेगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ द एम्पायर. तो इसीलिए इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म, where almost the same people who had been rulers in the feudal system, the lords, will continue and to rule, not rule actually, to dominate the whole political structure of this time. अब इसके अलावा उनको परमानेंट पोजीशन दी गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, और there were many similarities if you want to compare it to the earlier feudal system, but it was not exactly the same. ऐसा नहीं है कि exactly पहले जो system था वही है, because there were few differences, जिसमें से main चीज ये है कि जो king है ना, अब वो apex नहीं था. He was not at the top of the pyramid, he was somewhere the center of everything. तो ही वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी. यानी हम नोटिस करेंगे कि किंग वॉज नो लॉन्गर द एपेक्स ऑफ द प्राइम एक्चुअली पिरामिड, वेयर लॉयल्टी वॉज मैटर ऑफ पर्सनल डिपेंडेंस एंड ट्रस्ट. यानी लोग जो है एकदम उस पे टोटली ट्रस्ट करते थे, उन पे डिपेंड करते थे. पर अब वो बन गए थे सेंटर. सेंटर किस चीज का, ये जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नया डेवलप हुआ है इसका. और इसमें एक नई चीज जो डेवलप हुई थी वो थी पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप. ठीक है, now when I talk about this patron client relationship, इसका मतलब क्या होता है, patron is somebody who supports you generally in with the help of money. ठीक है, यानी, और client actually the person whom the patron is supporting. तो ये एक मोनार्कीज हमें पता है, चाहे वीक हो चाहे पावरफुल हो, अकेले तो मोनार्की पूरा सिस्टम चला नहीं सकती, उनको हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है. दैट मीन्स दे विल ऑलवेज नीड कॉपरेशन, एंड ऑब्वियसली कॉपरेशन इनको ऐसे लोगों का चाहिए जो भी समवॉट इनको सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं पावरफुल भी हो. तो पैट्रनेज जो है बेसिकली सपोर्ट दैट इज गिवन टू अ पर्सन, एंड जनरली इट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ मनी. तो पैट्रनेज बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था यहाँ पे, एंड एक्चुअली में क्या है, इट वाज समवेयर रिलेटेड टू एंश्योरिंग सच कॉपरेशन.
और बिकॉज मनी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो नॉन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि मर्चेंट्स और बैंकर्स, ये लोग क्या सोचते थे कि हमें क्या कोर्ट में इजी एसेस मिलेगा या हमें ऑब्वियसली उससे कुछ फायदे भी मिलेंगे, हमें इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, हमें स्टेटस मिलेगा अगर हम क्या करें, राजा को सपोर्ट करें। तो जब भी राजा को मनी की जरूरत होती थी तो दे यूज टू लेंट मनी टू द किंग्स। ठीक है, दे वर गिवन इम्पोर्टेंस, दे वर गिवन गेन इन द कोर्ट, दे वर गिवन important positions, status, etc. Everything in the court of the king. Who were these people? These were generally merchants and the bankers who were very, very rich. And they wanted the king to be on their side. क्यों? क्योंकि अगर राजा उनकी साइड होंगे तभी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, एंड दे नो दैट किंग इज अ पावरफुल person and you can say the most important person of that area. अब इसके अलावा हम क्या नोटिस करेंगे कि why will the king want to make them happy और keep them happy, because ये ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, तो राजा को जब भी पैसे की जरूरत होगी राजा आराम से क्या कर सकेगा, इनसे पैसे मांग सकेगा। सो समवेयर गिव एंड टेक रिलेशनशिप थी। तो बेसिकली राजा को एक मेंटेन करनी थी आर्मी हमेशा, उसका और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, तो इफ बाय चांस दे नीडेड मनी दे ऑलवेज हैड द help of these people. Now rulers thus made space for non feudal elements in the state system. यानी कि जो रूलर्स हैं उन्होंने ये भी देखा कि पूरा ये जो स्टेट का सिस्टम है उसमें हम किनको स्पेस दे देते हैं, मर्चेंट्स और बैंकर्स को। सो रूलर्स ने अब क्या किया, यानी जो हमारे मेन रूलर्स एंड द एम्परर, जो पूरा ये पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, इसमें धीरे धीरे पहले जो नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स थे यानी कि जो फ्यूडलिज्म में नहीं थे इम्पोर्टेंट, उनको भी इम्पोर्टेंस देना है और उनको भी पूरे सिस्टम में क्या करना है, इंक्लूड करना है। सो दिस वाज द यू कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें काफी सिमिलैरिटी थी टू द अर्लियर फ्यूडलिज्म बट मेनी न्यू थिंग्स आल्सो केम अप। अब हम देखेंगे कि जो बाद की हिस्ट्री है किसकी, फ्रांस और इंग्लैंड की, वो यहाँ पे जो पावर स्ट्रक्चर्स में अभी तक चेंजेस हुए हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस हुए हैं, उन्हीं के कारण हम देखेंगे आगे भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें जिसमें लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, एक चाइल्ड किंग थे, चाइल्ड किंग मतलब ऑब्वियसली ही वाज नॉट ग्रोन अप टू एंड दैट मच ऑफ यू कैन से एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इतने स्किल थे कि भाई ही कैन बिकम एम्परर, बट सिचुएशन ऐसी थी कि ही बिकेम द एम्परर एंड ही वाज लुई 13। अब ये 1614 में किंग बने फ्रांस के। एक मीटिंग हेल्ड हुई थी ऑफ द फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज इट्स नेम वाज एस्टेट जनरल, बिकॉज थ्री एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। इफ यू रिमेंबर एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी अगर टैक्स बढ़ाना होता था, when we studied the French history in Louis 16 time. सो गेट बैक, लुई 13 के टाइम क्या हुआ, मीटिंग बुलाई थी ये स्टेट जनरल की बेसिकली, ताकि जो भी चेंजेस थे रिलेटिंग टू द टैक्सेस एंड ऑल कुड बी डिस्कस्ड। आफ्टर दिस हमें पता है, इफ यू अगेन रिमेंबर जो अपना फर्स्ट चैप्टर था 9th क्लास में, हमने बोला था स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 के बाद उन्होंने सीधा 1789 में बुलाई, and that too if you remember Louis 16 ने इसलिए की थी because he wanted to increase the taxes. So imagine कि थी तो सही स्टेट जनरल बट उसको बुलाना या रेगुलरली वहां पे मीटिंग हेल्ड करना was not considered that important for the king. Only for certain issues there were certain rules that they had to call the assembly. So हमें ये पता है कि similar situation was almost existing in many of the countries. बट इंग्लैंड में थोड़ा सा अलग हुआ था। इंग्लैंड में क्या हुआ था, वी विल नोटिस कि हमने तो इंग्लैंड का पढ़ा है कि बेसिकली जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले भी जो एंग्लो सेक्सन्स थे उनके पास वो लोग है ना एक ग्रेट काउंसिल के फॉर्म में काम करते थे।
जहाँ पे किंग को कंसल्ट करना पड़ता था बेसिकली, अगर उसको कोई भी टैक्स इम्पोज करना है। यानी कि अगर जैसे राजा के पास बाकी तो पावर्स बहुत सारे थे, पर अगर राजा को नए टैक्सेस इम्पोज करने हैं या टैक्सेस बढ़ाने हैं, ऐसा कुछ करना है, तो उनको उस ग्रेट काउंसिल को बुला के वहां पे जो मेन वहां के मिनिस्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ता था, मेन रिप्रेजेंटेटिव से, कि वी वांट टू इम्पोज एनी मोर टैक्स। और यही हम बोलेंगे कहीं आगे जाके डेवलप हो गया इनटू पार्लियामेंट। और ये जो पार्लियामेंट है इस इट कंसिस्टेड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बेसिकली कौन कौन लोग होते थे, लॉर्ड्स और क्लर्जी होते थे, और जो दूसरा हाउस था वो था हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें जनरली टाउन और रूरल एरियाज के लोग थे। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में पहले से ग्रेट काउंसिल था जहाँ की मीटिंग बुलानी पड़ती थी अगर टैक्स इम्पोज करना होता था। जो लेटर ये जो हम बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स और ये जो ग्रेट काउंसिल है, सॉरी ग्रेट काउंसिल चेंज हो गया था, ये ही हम बोलेंगे एक तरीके से आगे जाके पार्लियामेंट जैसे बना था, जिसमें दो अपने बेसिक हाउसेस थे। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें लॉर्ड और क्लर्जी होते थे, और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन जिसमें बेसिकली कॉमन मैन रहते थे, यानी कि टाउन्स और रूरल एरियाज वाले। अब हम देखेंगे किंग चार्ल्स वन जो है, when King Charles I was ruling, तब क्या हुआ, he actually was ruling for 11 years 1629 से 40 तक, and in मतलब इन 11 years तक इन्होंने रूल किया without calling a parliament। ठीक है, because he was scared somewhere, I'll tell you how। when he was forced to call it, मतलब जब पार्लियामेंट बुलाने के लिए इनको बोला गया, फोर्स किया गया, क्यों, बिकॉज ही नीडेड मनी। तो एक सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम वी विल गो फॉर अ वॉर अगेंस्ट दिस मोनार्क। why, because he is trying to increase the taxes because he needs money। अब ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट वॉर की, और लेटर उसको एग्जीक्यूट ही कर दिया गया। एंड एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया, उस दिस होल एरिया वाज नाउ मेड अ रिपब्लिक। यानी राजा को, मोनार्क को, पहले तो ही initially for 11 years he did not call the parliament, and then when he was forced to call it because he needed money, then people actually went against him as a war and later executed him, जिसके कारण इंग्लैंड अब क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक ही कंटिन्यूअस रहा, ये ज्यादा दिन ऐसा नहीं रहा। लेटर वी विल नोटिस कि मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया था, बट ऑन अ कंडीशन दैट पार्लियामेंट जो है आपको रेगुलरली बुलानी पड़ेगी, रेगुलर मीटिंग करनी पड़ेगी। जब भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी हमें डिसीजन लेना है, वी विल हैव टू you will have to consult the parliament and the houses because you cannot take the decisions yourself। So monarchy was established but on the condition that parliament should be called regularly। तो फाइनली ये जो पूरा सिस्टम है, ये हम देखेंगे, वी शुड कीप इन द बैकग्राउंड दैट ये जितना भी अभी चेंजेस है, इनका कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है या जो सीड्स है वो हिस्ट्री में ऑलरेडी लेड डाउन थी। अगर हम आज की बात करें तो वी नो दैट फ्रांस इज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड हैज अ मोनार्की। एंड ऑब्वियसली व्हाई इज दिस इज बिकॉज अब जो ये जो दो कंट्रीज हैं इनकी हिस्ट्रीज अलग हैं। बेसिकली 17 सेंचुरी के बाद हम नोटिस करेंगे कि इनकी हिस्ट्री अलग हो जाएगी और पूरा सिस्टम अलग होगा। सो इफ यू रिमेम्बर दैट इन योर 10th क्लास जो हमने यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि 1707 में कैसे इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन किया था, और बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसके बाद कैसे इंग्लैंड ने पहले स्कॉटलैंड को अपने अंडर किया, फिर आयरलैंड को किया, और कैसे इट वाज एबल टू यूनिफाई होल ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड मेड इट इनटू वन सिंगल नेशन। तो वो हमने यूनिफिकेशन किया था, तो वो जो हिस्ट्री है उसको रिलेट करो। यहाँ तक तो ठीक है, देवर मूविंग इन दिस, बट अभी जो फाइनल उनका फॉर्म है वो इसीलिए ऐसा फॉर्म है बिकॉज आगे की हिस्ट्री में भी उनके कंट्रीज में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसके कारण अब फाइनली वो प्रेजेंट फॉर्म में है।
So with this we complete the chapter. So this chapter I suppose was not that difficult, it was an easy one. अगर हम इसको बहुत simple terms में अंडरस्टैंड करना चाहें तो इट इज यू कैन से इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि बेसिकली हम मिडिवल यूरोप की बात करेंगे इस टाइम पीरियड में, कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे. और बेसिकली फ्यूडलिज्म जो है, ये फ्यूडलिज्म आया है फ्यूड वर्ड से. और बेसिकली लैंड के चारों तरफ ये सारी चीजें घूमती थी. पूरी सोसाइटी जो है वो थ्री ऑर्डर्स में चेंज हो गई थी. और थ्री ऑर्डर्स में फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली क्लर्जी थे, हम जिन्होंने खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. और सेकेंड ऑर्डर में हम नोटिस करेंगे कि दीज वर दी नोबिलिटी पीपल, जिनको क्लर्जी ने सेकंड पोजीशन दी थी. एंड थर्ड उसके बाद अपने पेजेंट्स और कॉमन पीपल आ जाएंगे. इनमें भी फ्री पेजेंट्स थे और अपने सर्व्स भी थे, जो एक तरीके के बॉन्डेड हम बोलेंगे लेबर थे. एंड अंडर नोबल्स अपने नाइट्स भी थे, हुआ गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस. एंड थर्ड स्टेट के पीपल वर दी, you can say, section who were paying the major taxes. And but they had to do lot of work, but they were not able to earn a lot. उसके बाद हमने यही देखा कुछ चेंजेस आए थे फैक्टर्स सोशल और इकोनॉमिक, जिसमें क्लाइमेट चेंज हुआ था, एग्रीकल्चर टेक्निक चेंज हुई थी, जिसके कारण कुछ डेवलपमेंटल फेज आया था. टाउन्स डेवलप हुई थी, टाउन्स पीपल डेवलप हुए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि एक नया सेक्शन फोर्थ ऑर्डर हम बोलते हैं जो डेवलप हुआ था. कैथेड्रल टाउन्स भी इंक्रीज हुए थे. ये सारे प्रोग्रेस को अचानक से इट केम, यू कैन से, एक रिवर्स बैक जैसे हो गया बाय द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, जिसमें एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट हुई थी वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी. क्लाइमेट वापस से वेरी वेरी कोल्ड हो गया था, तो ग्रोइंग सीजन कम हो गया था और ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी. उसके बाद हम देखेंगे कि उसके साथ साथ जो बिबोनिक प्लेग आया था, बिबोनिक प्लेग, because of which lot of population of Europe was wiped off. उसके बाद इसके कारण सोशल अनरेस्ट हुआ, मनी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, बट द लॉर्ड्स वांटेड कि वापस से पुराना सिस्टम आए, बट ऐसा हुआ नहीं. उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि जो न्यू सिस्टम ऑफ मोनार्की डेवलप हुआ, जिसमें मोनार्की ज्यादा इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश कर रहे थे और वो सक्सेसफुल भी हुए थे इसमें. और देन हम देखेंगे कि पहले कैसे जो नोबल्स और जो सेकंड सेक्शन है वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट लेटर ऑन उनके साथ ही मिल गए, तो एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म बन गया जो न्यू मोनार्की था. और दोनों साइड से एक दूसरे की हेल्प चल रही थी. एंड उसके बाद लेटर डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हो रहा है. स्टेट जनरल की मीटिंग के बारे में डिस्कस किया कि फ्रांस में कैसे 1614 के बाद सीधा 1789 में आया. फिर कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दीज ऑल वी हैव डन इन 9th क्लास. उसके बाद ब्रिटेन में क्या चेंजेस आए थे, फिर यूनिफिकेशन वाला पॉइंट विच वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास. तो एवरीथिंग इज टोटली रिलेटेड. और जो प्रेजेंट सिनारियो है फ्रांस का और इंग्लैंड का, फ्रांस बीइंग अ रिपब्लिक, इंग्लैंड बीइंग अ मोनार्की, is a result of so many changes that has happened in history. So with this we complete our chapter, the three orders. Just give the whole chapter a reading, and if you have any doubt, just come with your doubts and we'll solve your all doubts. Okay, so see you all in our next class.